आपके लिए आज चैप्टर नंबर 12 जो कि चैप्टर नंबर 6 की तरह ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी है और उसके उपयोग है, तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैव प्रौद्योगिकी, उसके सिद्धांत, उपयोग, जो भी है चैप्टर, उसके बारे में आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो आरबीएससी 2015, मैं फिर से कहूंगी यहाँ पे एक ही बार ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही बार आया हुआ है, क्योंकि बहुत इतने सारे ईयर लिखने से थोड़ा सा गैप ज्यादा हो जाता है, पीपीटी में जगह भी कम पड़ जाती है। तो एक बार लिख दिया है वो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई ये सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है कि स्टेम सेल्स क्या है। अब हमने पढ़ा तो है स्टेम सेल्स के बारे में, लेकिन हम उसे लिखेंगे कैसे। तो स्टेम सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसी सेल्स जो विभाजित होने की क्षमता जिनमें बहुत ज्यादा होती है और विभाजित होके वो किसी भी अन्य कोशिका या जीव का निर्माण कर देती है। उसी में एक टाइप होता है टोटिपोटेंट सेल्स, जो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था उत्तक संवर्धन में। तो स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स क्या है भाई? स्टेम सेल्स कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो बार बार विभाजित होकर नई स्टेम कोशिकाओं, ये विभाजित होगी, जैसे ये स्टेम सेल है, ये विभाजित होगी, ये और नई कोशिकाएं बना देगी, ये विभाजित होगी, ये और नई बना देगी। अब इन स्टेम सेल्स की खासियत ये है कि ये विभाजित होके अगर आप इसको कल्चर मीडियम में रख देंगे तो ये हो सकता है किसी भी जिस जीव की यह है उसका पूरे संपूर्ण जीव का, संपूर्ण पादप का, बीज का, पत्ती का निर्माण कर सकती है। हालांकि ह्यूमंस के लिए अभी हम ऐसा कर नहीं पाए हैं, लेकिन उत्तक संवर्धन में प्लांट से हमने इसी स्टेम सेल्स की मदद से नए प्लांट को उगाया है। एक कोशिका ली प्लांट की, एक्सप्लांट लिया था हमने और उससे नया पौधा बनाया था, होकर नई स्टेम सेल्स बनाती है। ऐसी वंशज कोशिकाएं बनाती हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती है। जैसे जंतु की भ्रूणीय कोशिका, अगर आप एनिमल का कोई एम्ब्रियो का कोई पार्ट ले ले, कोई सेल ले ले, तो वो पूरा एम्ब्रियो बनाने की ताकत रखता है। उसी को हमने टोटिपोटेंसी भी कहा था, पूर्ण सशक्ता भी कहा था, और बनाया भी है हमने, जैसे मैंने कहा एक्सप्लांट। उस जीवाणु का नाम लिखिए जिसमें बीटी जीव विष निर्मित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आरबीएससी में 2016 और 14 के 2 बार आया हुआ है। तो कौन है वो जिसमें बीटी विष होता है, बीटी टॉक्सिक होता है? तो वो है बैसिलस थुरिंजियसिस, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मानव इंसुलिन में सी पेप्टाइड की भूमिका बताइए। सी पेप्टाइड याद आ रहा है? अब ऐसे सवाल जो कहीं से कनेक्टेड नहीं होते, आपको लगता है ये क्या ही दे दिया, लेकिन आपने ये पढ़ा है। इंसुलिन में हमने कहा था कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो ABC 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से पहले प्रो इंसुलिन बनाता है, उसमें से सी पेप्टाइड की चेन को हम निकाल लेते हैं और मतलब हमारी बॉडी के अंदर निकल जाती है और फिर इंसुलिन बनता है। और यही हमारी दिक्कत थी, इसीलिए हम उसको बाहर लैब में नहीं बना पा रहे थे। तो उसके लिए फिर हमने एल लिली कंपनी ने भाई बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से। अभी आप इसी क्वेश्चन की और भी टाइप्स देखेंगे नीचे, अलग अलग प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। मनुष्य में इंसुलिन का उत्पादन प्रो इंसुलिन से के रूप में होता है, जिसमें कि ए बी सी पेप्टाइड के साथ सी पेप्टाइड भी होते हैं। कई बार हमें आंसर पता होता है, लेकिन हमें उसे कैसे लिखना है ये पता नहीं होता। परिपक्वन के समय, जब इसका परिपक्वन होता है, मतलब हमारी जो इंसुलिन है वो मिच्योर होती है। प्रो इंसुलिन का मतलब इंसुलिन से पहले वाली स्टेज। ठीक है, मिच्योर होती है तो सी पेप्टाइड हटा दिया जाता है उसमें से, और बची हुई जो ए और बी पेप्टाइड होती है वही हमारी इंसुलिन कहलाती है। तो सी पेप्टाइड को इंसुलिन असक्रिय अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। सी पेप्टाइड का क्या काम है कि वो प्रो इंसुलिन यानी कि इंसुलिन को इनएक्टिव फॉर्म में बनाए रखने का काम करता है। सीबीएसई में आया हुआ है ये 2014 में, लेकिन और भी जैसे मैंने कहा बोर्ड्स के अंदर आया हुआ है अलग अलग प्रकार से। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग बताओ। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग बताओ। पुनः योजित डीएनए तकनीक हम अपना रहे हैं भाई। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे पहला ही हमने क्या पढ़ा? डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। तो इसी से हमने क्या करा, यही उदाहरण दे दो, मानव इंसुलिन बनाया। आप बीटी कपास भी लिख सकते हो, आप रोजी गाय के बारे में भी लिख सकते हो, जो चाहे वो लिख सकते हो आप। ये सब बायोटेक्नोलॉजी की करामात है, जो भी आपने पढ़ा है चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आनुवांशिकीय रूपांतरित जीवों को परिभाषित कीजिए। ये भी आरबीएससी 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव क्या होते हैं?
तो ऐसे जीव जिनके जीन में हम फेरबदल करके कोई नए प्रकार की वैरायटी बना लेते हैं, नए प्रकार का जीव बना लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पारजीन जंतु, आनुवंशिक जीन या जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यही कहते हैं। ठीक है, सब एक ही है माया, इस नाम से पूछे तो भी यही, इस नाम से पूछे तो भी यही। तो आपको सब तरफ से सजग रहना है कि भाई क्या आंसर लिखना है। ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक पदार्थ में किसी भी अन्य जीव, या तो किसी अन्य जीव का जीन डाल दो, या कोई बाहरी वी जाति है, वी जाति का मतलब जो उसका नहीं है, बाहर से डाला हुआ है, ठीक है, कार्यशील डीएनए प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, आनुवंशिक रूपांतरित जीन या पारजीनी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि बीटी कपास है, और कौन है, रोजी, डॉली, डॉली तो खैर हाइबर उसमें आ जाएगी, रोजी, रोजी गाय बनाई हमने, ठीक है, और हमने क्या बना लिया, इंसुलिन बनाया, वो भी बैक्टीरिया के अंदर डाला है, लेकिन वो उसको पूरा लंबा नहीं लिख के हम दो एग्जांपल और दे सकते, बीटी कॉटन है, बीटी कपास है, फ्लेवर सेवर टमाटो, ये सब ब्रांडेड जो है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए का भरपूर मात्रा में है। ये गोल्डन राइस वाला क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है। किस फसल पर अमेरिकी कंपनी ने 1997 में अमेरिकी पेटेंट ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा पेटेंट अधिकार प्राप्त किया था? ये भी है, ये देखो सीबीएसई दिल्ली 2008 के अंदर आया हुआ है, और पूछा जा सकता है आपको वही बीच के कुछ क्वेश्चन जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते। एक पेटेंट के बारे में हमने बात की थी कि जो पेटेंट कर दिया जाता है, तो हमारे इंडिया में जो बासमती चावल है उस पे हमने क्या करा था, जो फॉरेन कंपनी है उस पे पेटेंट लगा दिया था कि बासमती चावल तो हमने बनाया, जबकि हमारे इंडिया में कई वर्षों से बासमती चावल जो है वो यूज किए जा रहे हैं। तो बासमती चावल पर एक पेटेंट लगा दिया था जिसके लिए हमने लड़ाई भी लड़ी थी। कपास के बॉलवर्म, ये भाई यहाँ पे जरूर सीबीएसई लिखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो मॉडल पेपर से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक इस सवाल की भरमार है। एमसीक्यू में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में आया हुआ है ये क्वेश्चन, शॉर्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई पूरे ऑल बोर्ड्स के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आज में आरबीएसई और सीबीएसई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा है कि मैम यूपी बिहार के ही करवाती है, लेकिन मैंने जैसे कहा मैं हर बार मतलब यहाँ पे अगर बोर्ड लिखने जाऊंगी तो मेरे लिए आंसर्स के लिए जगह नहीं बचेगी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ऐसा मत सोचिए, मेरा सबसे ज्यादा ये होता है कि वो क्वेश्चन जो सभी बोर्ड्स में आए हुए हैं और उनकी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ। और कई बच्चे निराश है कि मैम हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे हैं मैम क्या करें, अभी तक तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ चैप्टर लर्न किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हीं के लिए आ रहे हैं। एक तो एमसीक्यूज, अगर आपके एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करें आप, जितने भी बोर्ड्स के हैं, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। अगर आप ये कहें कि अब मेरे पास समय नहीं है और पढ़ना भी सारा है, तो उसका यही तरीका है, ठीक है। डिटेल लेक्चर नहीं ले सकता, तो वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, मॉडल पेपर, ये तो आपको करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। अच्छे से मेरा मतलब 17% तक, है ना, उससे अच्छे लाना चाहते हैं तो भाई डिटेल लेक्चर तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे कि बॉलवर्म जो है वो क्या है। बॉलवर्म हमने कहा था, बॉल कपास की बॉल से याद करना है, कपास की बॉल होती है, ठीक है। ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बॉल और ये बॉरर कैसे याद करें। तो देखो कपास की बॉल होती है, कपास जब उगता है तो बॉल फॉर्म में उगता है, तो बॉलवर्म कपास का रोग है। ये इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बॉलवर्म किसका रोग है, कपास से रिलेटेड है। और कॉर्न बोरर किससे है, मक्का से रिलेटेड है। ये बात हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ बोर्ड के अंदर। इसमें क्राइजीन कौन कौन सी होती है, तो बॉलवर्म में दो है, एक तो क्राइवन एसी, इसको ठंड लगती है और ये रोने लग जाता है। दूसरा क्राई2 एसी, दूसरी बार इसको ए भी दे देते हैं तो ये क्राई2 बन जाता है कि ठीक है अभी भी रो रहा है। तो क्राई1, क्राई2 ये तो किससे रिलेटेड है, बॉलवर्म से, यानी कि कपास वाले से। और कॉर्न बोरर जो कि मक्का से रिलेटेड है, उसका क्राई1 ए भी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमने मॉडल पेपर के अंदर किया है, एमपी वाले में भी किया है और शायद यूपी बिहार वाले में भी किया है। तो बिल्कुल ये सवाल की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी ऊपर वाले सवाल की थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट की तरफ चले कि पारजीनी गाय रोजी के दूध की क्या विशेषता है। रोजी गाय बनाई हमने, क्या विशेषता थी कि उसमें अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन था उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे
रोजी के दूध में प्रोटीन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन की मात्रा जो है 2.4 ग्राम पर लीटर है। चलो ग्राम याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो याद रखें कि कौन सा प्रोटीन है। ये वाला भी मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन था। अन्य गायों को दूध की अपेक्षा अधिक पोषक मान था। इस गाय में जो दूध आ रहा था उसमें इसकी मात्रा ज्यादा थी और इसीलिए इसका हमने क्या किया, बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है ये क्वेश्चन भी नीचे आ रहा है कि ऐसा क्या है अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन में, आ रहा है नीचे क्वेश्चन, तो इंतजार करें। एक और जो हमारी निगाहों से बचा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है अभी तक आपने इस पर ध्यान भी शायद दिया हो या नहीं, लेकिन मैंने क्लास में कहा था ये इंपॉर्टेंट है। जेईईसी का क्या कार्य है, बताओ भाई। जेईएसी क्या काम है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी, अप्रूवल कमेटी। क्या करती है ये? जितने भी हम ये जो पारजीनी जंतु बना रहे हैं, जितने भी रिसर्च कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं कि वो अंधाधुंध कुछ भी रिसर्च करे जा रहे हैं, उनको कमांड करने का कि वो कोई गलत काम नहीं कर ले, कोई ऐसा जीव नहीं बना ले जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आपने वो क्रिश 2 या 3 जिसमें विवेक ओबराय जो है वो अलग अलग प्रकार के खतरनाक जीव बना देता है, ऐसा नहीं हो जाए उसके लिए एक कमेटी है जो इस पर नियंत्रण रखती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसमें देखो ये सीबीएसई फॉरेन 2008 में जरूर आया हुआ है, लेकिन आपके भी आया हुआ है, आरबीएससी के अंदर भी है ये। आरबीसी के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है, और एक पता नहीं कौन सा मॉडल पेपर था, किस बोर्ड का मुझे याद नहीं है, वहां पे भी इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी याद करनी है। भारत सरकार ने इसको बनाया, द्वारा स्थापित, शायद एनसीईआरटी के अंदर भी है ये क्वेश्चन, संगठन है जो कि जेई शोधों की मान्यता और जन सेवा कार्य हेतु निर्मुक्त जीएमजीओ से संबंधित सुरक्षा का कार्यों का नियंत्रण करता है, गलत काम नहीं हो जाए उसका नियंत्रण रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करने वाले गोल परजीवी का क्या नाम है? सवाल वही आपको आता है, अभी मैं नाम बताऊंगी, कहेंगे अरे मैम ये तो मुझे आता था, लेकिन सवाल को घुमाने से आप क्या होते हैं, घूम जाते हैं। गोल कर्मी बताना है। अब क्राइजीन वो मत लिख देना मैम, वो बोल वम उसके अंदर था भाई। ये पूछ रहा तंबाकू में, तंबाकू को कौन परेशान कर रहा था? मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, तंबाकू पहले बहुत दुखी रहा करती थी क्योंकि उसको मेलेनोगाइनिन बहुत परेशान करता था। ठीक है, मेलेडोगाइनिन आ गया, एक इनको गीटा, मैंने ऐसे याद करा था, मेलेडोगाइनिन को गीट लिया, खा लिया, मेलेडोगाइनिन इनको गीटना। ठीक है, तो ये मेलेडोगाइनिन इनकोग्निटा तंबाकू की जड़ों में कौन सा रोग फैला रहा था? नॉट रोग फैला रहा था, जड़ें खराब कर रहा था। और इसके लिए हमने जो विधि यूज की थी वो कौन सी है, उस पे भी क्वेश्चन नीचे, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या नाम है इसका? आरएनए अंतरकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीचे है इधर। ठीक है, सब है ये इंपॉर्टेंट, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग भी बनते हैं। पहला पुनर्योगज मानव इंसुलिन किस कंपनी द्वारा? ये जो इंपॉर्टेंट सवाल चैप्टर वाइज आ रहे हैं आपके, इनको कोई नोट करके रख लो बच्चों, क्योंकि ये सवाल जो है चैप्टर वाइज है पहला। तो फिर क्या आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि किस चैप्टर में ढूंढे और कहाँ ढूंढे। तो इनको अब आपने नोट्स वोट्स तो सब बना ही लिए होंगे, एग्जाम की डेट आ गई है तो सब तैयारी तो हो ही गई होगी आपकी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक और बना लो। ठीक है, चैप्टर वाइज जो आ रहे हैं वो चैप्टर वाइज, और जो मिक्स आ रहे हैं उनको भी एक बार कर लो ताकि आपको पता रहे कहाँ है। ठीक है, तो ये काम भी करना शुरू कर दो। लिखोगे तो देखो, लिखने से याद होता है, लिखना कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसा क्यों मैम अब तो टाइम ही नहीं है, कब लिखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन लिख लो, चलो आंसर छोड़ दो, क्वेश्चन तो लिख लो, आंसर फिर वीडियो में जाके देख लेना कि चलो मुझे नहीं आ रहा कि ये क्या आंसर था, वीडियो देख लेना, उसके आगे नोट कर लो क्वेश्चन ये है, चैप्टर नंबर ये है, और चैप्टर नंबर नेम के हिसाब से वीडियो ढूंढ लेना। अगर मिक्स्ड है तो लिख दो मिक्स्ड वीडियो में है ये। ठीक है, जो बैच के बच्चे उनको तो ऐप पर इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, और जो यूट्यूब पे हैं वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं चैप्टर वाइज नेम से। ठीक है, चलो, पहला पुनर्योगज मानव इंसुलिन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? एक और काम कर सकते हो, जैसे कि मान लो ये टॉपिक आया है, इस टॉपिक के बुक के अंदर वो टॉपिक ढूंढो या नोट्स के अंदर वो टॉपिक ढूंढो, और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे अपने ही भाषा के अंदर उसका क्वेश्चन बना के लिख दो कि ये क्वेश्चन इस पे बनता है।
ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बुक उस पे लगा दो। पहला पुनर्योगज मानव इंसुलिन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो पहला जो है वो एले लिली, अभी थोड़ी देर पहले ही नाम लिया था मैंने। तो देखो वही सवाल इंसुलिन वाला कितने और तरीकों से, कंपनी पूछ सकता है, किससे बना हुआ है, सी पेप्टाइड क्या है, सब पूछ सकता है। एले लिली कंपनी ने बनाया था, ये अमेरिका की। इस पे एक और सवाल है कि ये इंसुलिन का जो हार्मोन है उसका बनावट या संरचना किसने खोजी थी? वो सेंगर ने खोजी थी। ठीक है, कौन सी आणविक जांच एंटीजन एंटीबॉडी, ये भी हमने किया हुआ है, पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। ये सवाल कहीं और भी आया हुआ है, वो है एलिसा। शायद ऑब्जेक्टिव में हमने किया है, एमसीक्यू के अंदर आया हुआ है। तो एलिसा टेस्ट जो है वो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पे चले, एम्फीसीमा के उपचार हेतु कौन सी मानव प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है? अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अगर आप एम्फीसीमा का उपचार करना चाहते हो तो आपको कौन सी प्रोटीन चाहिए? मानव प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन। और ये हमने दूध के अंदर बढ़ाई थी, है ना, दूध ऐसा गाय प्रोड्यूस की जिसके अंदर ये एंटीट्रिप्सिन की मात्रा ज्यादा हो। ये सब जैव प्रौद्योगिकी के उपाय हैं। नेक्स्ट है, तंबाकू के पौधों में मिल्वाडेगाइनिन इनकोग्निशिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे जो कीड़े का नाम है वही बदल दिया है, लेकिन ऐसे खतरनाक शब्दों से डरना नहीं है। थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना है कि ये वही है। थोड़ा सा पेपर के अंदर कई बार क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो नेम ही इनकोग्निशिया कर दिया उसको, इनकोग्निटा को। तो के संक्रमण के नियंत्रण में एग्रोबैक्टीरियम संवाहक के रूप में किस प्रकार सहायक रहा, इसी अनुक्रम की व्याख्या करनी है। अभी बताया कि तंबाकू के अंदर ये क्या कर रहा है, नॉट डिजीज फैला रहा था, और इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। पीड़क प्रतिरोधी पौधे, ठीक है, क्या होते हैं? अनेक प्रकार के पौधे जो गोलकृमि या निमेटोडो, मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के जंतुओं को पौधे में पारजीवी जीवों से जीवन यापन करते हैं। तो ये पीड़क था। अब इसके लिए विधि क्या अपनाई हमने? ऐसा ही है, मेलेडोगाइनिन इनकोग्निटा जो है वो एक गोलकृमि है जो तंबाकू की जड़ों में संक्रमण कर रहा था। ठीक है, किसमें कर रहा था ये भी याद करना है आपको, क्वेश्चन बना हुआ है आगे, है ना, तंबाकू में कौन फैलाता है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई गई जिसे आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस कहा गया। बहुत बार अलग अलग तरीकों से, शॉर्ट में, लॉन्ग में, सब में इसकी जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में सुरक्षा की एक विधि है। किया क्या जाता है इसके अंदर, शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि पहले भी हम एक किसी मॉडल पेपर के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में तो किया ही है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में करूंगी। आरएनए इंतक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर आरएनए अणु विशिष्ट को एमआरएनए अणुओं को निष्क्रिय करके जीन की अभिव्यक्ति को रोक देते हैं। क्या कर रहे थे कि हमने एक जो हमारा कीड़ा था उसमें एक प्रोटीन बन रही है जो तंबाकू को नुकसान पहुंचा रही है। प्रोटीन कैसे बनती है? तो हमने कहा डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बाहर एक बैक्टीरिया लिया, उसमें इसका डीएनए डाल दिया, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, इसका डीएनए डाल दिया हमने। डीएनए से दो अलग अलग आरएनए बना लिए, एक एमआरएनए यहाँ बना लिया जिसको मैं ए नाम दे देती हूँ, और दूसरा एमआरएनए बना लिया। अब आपको पता है कभी भी डीएनए से जब अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो हमेशा एक एमआरएनए बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर दो एमआरएनए बनेंगे तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसी कला का यूज करना है हमें। हमने बैक्टीरिया के अंदर दो एमआरएनए बनाए और इन दोनों एमआरएनए को इसमें डाल दिया। अब ये दोनों एमआरएनए कैसे होंगे? इसमें से एक एमआरएनए तो जो ये बना रहा है वही होगा, क्योंकि इसी के डीएनए से बनाया है हमने, है ना। मान लो ये और ये सेम है, ये वाला और ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे क्योंकि दोनों डीएनए से बने हुए हैं। ये वाला और ये वाला सेम है और इसका पूरक कौन होगा? सामने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है। तो ये क्या करेगा, इस दवाई को या इस जो भी है इसको हम क्या करेंगे, प्लांट के अंदर डाल देंगे। तंबाकू के अंदर डाल दिया दोनों जीन्स को, वहां पे दोनों एमआरएनए बने हुए। अब ये एमआरएनए अपनी बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड को ढूंढेगा। यही स्टोरी सुनाई थी ना मैंने कि ब्रेकअप हो गया, अब दोनों अपना अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे, तो इसको तो मिल गई। ये इससे के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा।
डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, हमारा काम हो गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी किसी प्रकार की प्रोटीन नहीं बनाता, तो मेलेनोगाइडिन का तो हमने क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया कि बनाओ अब प्रोटीन। कैसे बनाते हो हम भी देखते हैं, यही किया हमने, ठीक है। इस विधि में द्विरज्जु की आरएनए, ये देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो किसी जीव की वांछित जीन से संबंधित है का प्रवेश होने से उसका जो अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन कर ही नहीं पाएगा, रोक दिया हमने इसको। एमआरएनए की अनुपस्थिति में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता और फलस्वरूप लक्ष्य जीन कार्य नहीं करेगा। बस यही लिखना है। इस घटना को आरएनए माध्यमिक अंतक्षेप भी कहा जाता है, ये वाला ध्यान रखना है आपको। आरएनए, आई आरएनए कहते हैं, ये जो आरएनए हम इसके अंदर डाल रहे हैं उसको रोकने के लिए, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डाल रहे हैं उसको आई आरएनए बोलते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस आरएनए। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों के किन्हीं 3 संभावित अनुप्रयोग बताओ। वही जीएमओ के आपको बताने हैं। क्या बता सकते हो? पहला, हमने इनको पौधों के ऊपर यूज किया और ऐसे पौधे बना लिए जिनको कि कोई कीट खा ना पाए, जैसे बीटी कॉटन बनाया, सबसे फेमस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ऑल बोर्ड्स के अंदर आया हुआ है। कई बार क्या है, अब जैसे कुछ टॉपिक बड़े फेमस हो गए हैं, जैसे अभी मैंने कहा आरएनए, बीटी कॉटन, हर बार आ जाता है, सारे मॉडल पेपर में बीटी कॉटन छाया हुआ था, ठीक है। सारे जितने भी हमने किए, आरबीएससी का कर लिया हमने, यूपी का कर लिया, बिहार का कर लिया और एमपी का भी कर लिया, सब में छाया हुआ है। तो एग्जामिनर सोचता है यार बहुत हो गया, तो उसमें से वो बड़ा क्वेश्चन नहीं देख के छोटा क्वेश्चन बना लेता है। जैसे पारजीनी जंतु पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब उसने एक छोटा बना लिया कि भाई अनुप्रयोग बता दो। बच्चे ने सब लर्न करा हुआ है, पारजीनी जंतु ऐसे बनता है, वैसे बनता है, वैसे बनता है, लेकिन उसको समराइज करके बच्चा कैसे लिख पाता है, वही उसे देखना है। कि रटा हुआ तो सब लिख लेंगे, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बुक के अंदर वो तो सब छाट लेंगे, लेकिन अगर मैं 6 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर में दे दूं तो बच्चा क्या लिखेगा उसके अंदर, वो देखना चाहता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे देखो, एक तो बीटी कॉटन बता दो कि हमने पेड़ बना लिए, पौधे बना लिए, उसके बाद बेहतर गुणवत्ता वाले पोषक पदार्थ बता लिए, इसमें सब आ जाएगा। विटामिन ए, जैसे कि रोजी आपने चावल बनाए, गोल्डन राइस बनाए, ठीक है। फसल कटाई के बाद हानि को कमी में शेल्फ अवधि बना दी, जो आपने फ्लेवर सेवर बनाया टमाटर, उसकी शेल्फ अवधि बना दी आपने, तो 2-3 आप यहाँ पे लिख सकते हो। रोजी गाय का भी लिख सकते हो, हमने जैविक उत्पाद बढ़ा दिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जो उपयोग पढ़े हैं, एक तो बीटी कॉटन वाला पढ़ा है, वो क्या है, वो पीड़कनाशियों के लिए है। जो रोजी गाय बनाई है उसमें हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वो जैविक उत्पाद के अंदर आएगा। अभी क्वेश्चन है एक जहाँ पे जैविक उत्पाद पूछा हुआ है, आप बोलोगे यार बायोटेक्नोलॉजी में जैविक उत्पाद कब पढ़ाया? पढ़ा है हमने, हेडिंग डली हुई है बुक के अंदर भी, नोट्स के अंदर भी। जैविक उत्पाद में रोजी गाय वाला एग्जांपल देना है कि ये विटामिन ए बढ़ा दिया आपने दूध में, या आपने किसी फ्रूट के अंदर विटामिन सी बढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट पे चले हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास पारजीनी जंतुओं के जैविक उत्पाद। मैंने कहा था ना, देखो सेम है, जैविक उत्पाद पूछा है, बच्चा सोचेगा जैविक उत्पाद में क्या करूं भाई, जैविक उत्पाद में क्या करना है मैम, जैविक उत्पाद में कुछ नहीं। जीवों पे क्या एक्सपेरिमेंट किया आपने, ऐसा जीव जिससे हमने कोई चेंज करके कोई उससे प्रोडक्ट लिया हो, उत्पाद पाया हो, ऐसा जीव। भाई वही रोजी गाय, रोजी गाय का उदाहरण दे सकते हो यहाँ पे। पारजीनी जंतुओं के औषधीय महत्व के सस्ते व सुरक्षित जैविक उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना, बिना आपको दवाई नहीं खानी है। देखो एक तरफ आपको बोला डॉक्टर ने प्रोटीन की कमी है, कोई भी प्रोटीन की कमी है, एक तरफ तो आप दवाई खाओ प्रोटीन वाली, है ना, वो डब्बे आते हैं कंटेनर बॉडी बनाने के लिए, वो लेके आओ, और दूसरा आप दूध पियो, अंडे खाओ, तो वो हेल्दी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, जैसे एम्फीसीमा के उपचार के प्रयोग के लिए मानव प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अभी जस्ट नाम भी आया था, ठीक है, को ट्रांसजेनिक भेड़ के दूध में प्राप्त किया। ऐसे ही हमने वो रोजी गाय भी बनाई, अभी नाम इससे पहले क्वेश्चन आया था। रोजी गाय के अंदर क्या था, अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन था, लैक्टा एल्ब्यूमिन की मात्रा हमने बढ़ा दी, तो ये हेल्पफुल है हमारे लिए, कुपोषण से बच जाएंगे, ठीक है। ट्रांसजेनिक गाय, रोजी गाय दूध प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन समृद्ध थी, जो सामान्य दूध से अधिक पोषकमान थी। तो 2 उदाहरण आप दे सकते हो, ज्यादा उसमें आया हुआ नहीं है, 1-2 नंबर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कुछ जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित बीटी आविश प्रोटीन के रवे, रवे मतलब क्रिस्टल कीटो को मार देता है, परंतु ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है।
अलग 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 बार बार पूछा हुआ है। और मैंने बताया भी था इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये पूछ रहा है कि बीटी कॉटन में वो विष रह रहा है, क्राई वाला, क्राई प्रोटीन, लेकिन वो बीटी को क्यों नहीं मार रहा, वो भाई उस कीड़े को ही क्यों मार रहा है। तो हमने इस पे बात की थी कि ये बीटी को क्यों नहीं मार पा रहा, क्योंकि वो अक्रिय अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है इसके अंदर। जब ये पौधों के अंदर हम ये बीटी वाला जीन डाल देते हैं, क्राई जीन डाल देते हैं, और पौधे को वो कीड़ा खा जाता है, तो कीड़े की इंटेस्टाइन में उसको क्षारीय माध्यम मिल जाता है, बेसिक मीडियम मिल जाता है, और ये जो प्रोटीन है क्राई प्रोटीन वो एक्टिव हो जाता है और एक क्रिस्टलीय प्रोटीन बनाता है। ये शब्द भी ध्यान रखना, क्रिस्टलीय शब्द जो यहाँ पे रवे लिखा हुआ है, ये क्रिस्टलीय प्रोटीन है। एक बार क्वेश्चन भी आया है, क्राई प्रोटीन क्या है? क्राई प्रोटीन एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है जो विषाक्त होती है, ठीक है। तो लेकिन उस बीटी के लिए नहीं है, बैसिलस तुरंजियसिस के लिए नहीं है, सामने वाले जो उसको कीट खा रहा है उसके लिए है। बैसिलस तुरंजियसिस द्वारा उत्पन्न कीटनाशी विष जीवाणु में असक्रिय, ठीक है, असक्रिय प्राक विष के रूप में उपस्थित होता है। कीट द्वारा खाने पर यह कीट की आंत में क्षारीय पीएच के कारण क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, बदल जाता है सक्रियता में, और यह विष मध्यांत की एपिथीलियम में चिपचिपा कर उसमें छेद कर देता है, उस कीड़े के आंत में छेद कर देता है, जिससे वो फूल के फट जाती है और कीड़ा मर जाता है। ऐसे ही सारे मर जाएंगे तो हमारी फसल जो है वो सुरक्षित हो जाएगी, ठीक है भाई। सारे ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ अभी नेक्स्ट है, मानव में अग्नाशय से स्त्रावित प्रो इंसुलिन परिपक्व इंसुलिन में किस प्रकार भिन्न है? ये प्रो इंसुलिन और परिपक्व इंसुलिन में क्या फर्क है? सिंपल सा फर्क है कि प्रो इंसुलिन में ए बी सी तीनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जबकि इंसुलिन में क्या होता है, जनरली हमारे अंदर ए बी रह जाती है, सी को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, यही है अंतर। उसी को दूसरी तरह से और पूछा हुआ है कि आरडीएनए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मानव कार्य की इंसुलिन किस प्रकार बनाई गई? तो किस प्रकार, यहाँ पे तो इतना छोटा सा आंसर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको विधि बतानी पड़ेगी। क्या विधि बतानी पड़ेगी? कि हमने डीएनए निकाला, डीएनए को एस्चेरिचिया या किसी और बैक्टीरिया में डाला, उससे एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से हमारी इंसुलिन बनी। इंसुलिन में तीनों चीजें थी, इंसुलिन में तीनों चीजें थी, 3 श्रृंखलाएं बताई थी अलग अलग कलर से ऐसे, और एक सी वाली, ये सी, ए बी और सी होती है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी तो सी को हटा देती है, लेकिन अब इसको बायोटेक्नोलॉजी से कैसे हटाए? तो हमने क्या किया था, वो डीएनए को अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, इंसुलिन बनाने वाले को। तो यहाँ पे भी देखो ए बी सी बन गए, ए बी सी पॉलीपेप्टाइड बनी, यहाँ पे भी ए बी सी पॉलीपेप्टाइड बनी। अब इसको हमने निकाल लिया, निकाल के हमने इसमें से क्या कर दी, सी को गायब कर दिया, बस ए बी बच गई, उनको जोड़ लिया और हमने इंसुलिन बना ली, यही किया था, ठीक है। इस प्रकार तैयार की गई कार्यशील इंसुलिन को इससे पूर्व मधुमेह रोगियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली इंसुलिन से बेहतर क्यों माना गया? ये इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, इसका लिखना है। कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल पूछे होते हैं, तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो इंसुलिन वाला है, पूरी विधि लिख दी, लेकिन उसने एक और चीज पूछी है कि ये बेहतर क्यों है, तो इसको लिखना नहीं भूले और कहीं बीच में नहीं डालना है इसको। आप अलग से पैराग्राफ चेंज करके जो अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हाईलाइट करके बताओ कि क्यों अलग है, ये क्यों अलग थी। क्योंकि जो हम पिग से यूज कर रहे थे, पिग से हमने इंसुलिन बनाई थी, पिग के डीएनए से, और उसकी इंसुलिन यूज कर रहे थे, वो इंसुलिन कई जो ह्यूमंस थे उनको एलर्जी कर रही थी, क्योंकि वो हमारी इंसुलिन से थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऐसी इंसुलिन बनाई जो किसी के लिए क्या नहीं है, हार्मफुल नहीं है। प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड की उपस्थिति के कारण असक्रिय होती है, सी जब तक रहेगा ये अपना काम नहीं करेगी। परिस्थिति की परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता, अतः यह सक्रिय हो जाती है। दूसरे का आंसर, पहले के समय में इंसुलिन जानवरों जैसे कि मवेशियों, मैंने अलग अलग पार्ट कर दिए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन अलग अलग थे, ठीक है। आपको अगर यही क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, ये अलग है ये अलग है, हो सकता है इस तरीके से भी पूछ दिए, यहाँ पे भी यह आ जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर सिमिलर सही रहेगा। सुअर के अग्नाशय से प्राप्त की जाती थी, अभी जस्ट बताया पिग से कर रहे थे हम इसको प्राप्त, जो बाहरी पदार्थों के कारण एलर्जी या संक्रमण का स्रोत बन रही थी।
अब डीएनए प्रौद्योगिकी से हमने क्या कर लिया, नई प्रकार की सुरक्षित इंसुलिन बना ली। ठीक है, कैसे बनाई, अगर ये पूछा है आपको वर्णन करने के लिए बोला है, तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया नोट्स में लिखा हुआ है, क्लास में है, कई बार उसको डिस्कस कर चुके हैं, वो बैक्टीरिया वाला जो मैं आपको पिछले बोर्ड पे समझा के आई हूँ कि हमने अलग अलग बैक्टीरिया में डाला, दोनों से पॉलीपेप्टाइड बनाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और तरीका ये है कि हमने ये देखा था कि हमने क्या किया, वो डीएनए डाला, यहाँ पे ये डीएनए डाला, डीएनए से हमने ए बना ली, डीएनए से हमने बी बना ली, ऐसा भी करा है ना, और फिर दोनों को जोड़ दिया, ये वाला मेथड देखा था हमने। ठीक है, तो ये वाले पे भी ध्यान दें, ए बना लिया, एक से बी बना लिया, तो सी को हटाने का लोचा ही नहीं रखा हमने, डायरेक्ट बनाई ए बी, दोनों को जोड़ दिया, इंसुलिन बना लिया, दोनों ए बी को जोड़ दो और इंसुलिन बना के रख दो, काम आसान हो गया। ठीक है, तो ये है, और आप देख रहे हैं कौन कौन से, एक तो बैसिलस थुरिंजियसिस बहुत इंपॉर्टेंट, आरएनए इंटरफेरेंस, बड़े लॉन्ग आंसर्स की बात करें अगर हम, और ये इंसुलिन वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैविक नियंत्रण, जैव उर्वरक, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर के, तो उसी को देखो लॉन्ग कर लोगे ना तो शॉर्ट उसमें से निकल आएंगे कहीं ना कहीं से, तो ये बात ध्यान में रखें। और इसी के साथ आज के हमारे चैप्टर 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। इसी से नए नए क्वेश्चन अलग अलग बनते रहेंगे, तो इनको ध्यान से देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए तरह के कुछ प्रिपरेशन के साथ आपके एग्ज़ाम की, तब तक के लिए बाय।